हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग क्लास 10 के सेट 2 को सॉल्व करेंगे फुल डिटेल्स के साथ। आपने देख लिया होगा इसका क्वेश्चन आंसर को, आपको पता अभी तक चल गया होगा सेट 2 का आंसर, ठीक है। लेकिन आज हमें आपको फुल डिटेल्स में इसको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। चलिए तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको 140 का क्या कर लेना है, लॉसो करने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या इसका अभाज्य गुणनखंड होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले आप 2 के टेबल में इसको लीजिए, कितना बार में जाएगा, 70 बार में, ठीक है। आपको इसी तरह सॉल्व करना है। फिर 2 से जाएगा ये कितना बार में, 35 बार में, ठीक है। उसके बाद ये कितने के पहाड़ा से जाएगा, 5 के पहाड़ा से, तो कितना बार में जाएगा ये, 7 बार में। अब 7 के पहाड़ा से ये जाएगा कितना बार में, 1 हो गया। तो बताइए अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है इसमें, 2 2 5 2 2 5 गुना 7। तो देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 को 2, 1 5 और 1 7 है। तो आपको दिख रहा होगा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है ना। इसी तरह आपको सॉल्व करना है। अब 140 की जगह में वो कुछ भी दे सकता है, आपको 140 होगा, इसमें हो सकता है वहाँ पर 120 हो या 130 हो या 250 हो, कुछ भी हो सकता है। आपको इसी तरह लॉस करके सॉल्व करके देख लेना है आंसर, ठीक है। तो पहला का आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको बनाएंगे और समझेंगे अच्छा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं किस तरह ये सॉल्व होगा। इसमें लिखा हुआ है 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होगा। तो आपको याद रखना है एचसीएफ गुना एलसीएम। इससे पहले सेट 1 में हम लोग ने सॉल्व किया था, इसका फॉर्मूला होता है, फिर से आपको लिख के समझाते हैं। एचसीएफ गुना एलसीएम ये फॉर्मूला होता है और दोनों संख्याओं का गुणफल, यानी हम लोग बोले थे कि n1 पहला संख्या मान लेते हैं और n2 को दूसरा संख्या, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हुआ। और आपको देखिए n1 n2 यानी पहला संख्या दूसरा संख्या क्या लिखा हुआ है, a और b, यानी a गुना b आ जाएगा। तो बताइए a गुना b किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व करना है, साथ ही साथ आपको इस फॉर्मूला को भी याद रख लेना है, ये फॉर्मूला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि 45 और 160 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ हम लोग भाग विधि से बना लेंगे, जल्दी निकलेगा, और एक गुणनखंड विधि भी होता है। तो भाग विधि से किस तरह सॉल्व होगा, देखिए 45 से आपको भाग पहले लगाना है 160 को, ये एचसीएफ निकालने का विधि है भाग विधि। तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में, कितना आएगा 135, ठीक है। माइनस करने पर कितना बचेगा, 5, और यहाँ आ जाएगा आपका 2। अब करना क्या है ना, अब इसको इस तरह करके ये जो 45 दिख रहा है आपको 45 यहाँ उतार देना है। इसी तरह ये एचसीएफ निकलता है। अब एक बार में फिर से आएगा 25, माइनस करने पर कितना आ जाएगा 20, ठीक है। देखिए माइनस करके कितना आ जाएगा 20। अब फिर से आपको 25 को यहाँ उतार लेना है, ठीक है। अब कितना बार में जाएगा, तो ये जाएगा एक बार में। अब एक बार में यहाँ 20 उतरा, अब घटाने पर कितना बचा, 5 है ना। देखिए इसको यहाँ बनाते, कितना बचा 5। अब इस 20 को आपको इधर करना है, कितना बार में जाएगा, 5 के पार में 4 बार में। जब ये पूरा पूरा कट जाएगा तो जो 5 बार में आखिरी बार में कटा 5 से, तो ये 5 आंसर हो जाएगा। इसका मतलब एचसीएफ हम लोग का आ गया 5, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये भाग विधि है, आप गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। तो देखिए गुणनखंड विधि से किस प्रकार बनेगा, आपको 45 का कर लेना है गुणनखंड। तो क्या लिखेंगे हम लोग 45 का गुणनखंड को, 3 गुना 5, ये गुणनखंड है। 160 को लिखिए आप, तो 160 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो किस तरह लिखेंगे, 2 2 2 2, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, ठीक है। 16 5 80, यानी फिर से 2 और 1 5, ठीक है। ये इसका गुणनखंड हो गया, यानी 2 कितना बार आया, 5 बार, 5 एक बार आया, ठीक है। सबको गुना करके 160 आ जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 दूनी 32, 32 5 160, ठीक है। अब इसमें से आपको ढूंढना है कॉमन, यानी 5 ही मिल रहा है, इसमें एक 5 है और इसमें भी एक 5 है, जो मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एचसीएफ। यानी हम लोग का एचसीएफ कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस तरह हम लोग गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें लिखा है 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दे रहने पर यदि अद्वितीय पूर्णांक संख्या क्यू तथा आर विद्यमान है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको यूक्लिड प्रमेय याद होगा, उसी के हिसाब से फॉर्मूला सेट होगा। तो यूक्लिड प्रमेय के हिसाब से क्या हो जाता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड वाला प्रमेय आपको याद होगा, है ना। चलिए तो ये वाला देख लीजिए किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी में। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है यदि बहुपद x² - 9x + a के शून्यंकों का गुणनफल 8 है
तब इसके शून्यंक क्या होंगे, आपको शून्यंक निकालना है। ठीक है, यानी दोनों का गुना करके 8 आएगा। तो देखिए ऑप्शन जो है ए, इसमें गुना करके 8 आ जाएगा, बी में गुना करके -8 आएगा, दोनों को आपस में गुना करेंगे तो, और सी में भी गुना करके -8 आएगा, और डी में भी 8 आएगा। यानी आपको गुणफल बोला है 8, तो हम लोग के पास दो ऑप्शन है ए और डी, जिसमें गुना करके 8 आएगा, बाकी बी और सी में -8 आएगा। तो बी और सी हम लोग का तो हो नहीं सकता है ना, तो ए और डी ही ऑप्शन होने लगेगा। तो हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कि ए और डी में कौन सा होगा। आपको फॉर्मूला अच्छा से याद होगा इस इक्वेशन के अनुसार कि ए बराबर हम लोग का कितना हो गया 1, जब बी बराबर कितना हो जाएगा -9, ठीक है, और सी बराबर कितना हो जाएगा ए। अब फॉर्मूला आपको पता होगा शून्यंकों का गुणफल यानी अल्फा प्लस बीटा। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, -b/a होता था। ठीक है, तो -b/a आया, यानी माइनस का तो माइनस और b का मान -9 है, तो कितना हो जाएगा 9, और a का मान क्या है 1 है, तो यहाँ 1 हो गया, मतलब आया 9। तो जोड़ के कितना 9 आना चाहिए, तो जोड़ के 9 किस में आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए में कभी दोनों को जोड़ के क्या 9 आएगा, नहीं, कितना आएगा -9 आएगा, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि 1 और 8 को जोड़ के कितना आएगा 9 आ जाएगा, 1 और 8 को जोड़ के कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और बोला है गुणफल 8 है, तो हम लोग को चेक हो गया कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यंक हैं तब आपको 1/α + 1/β का मान पूछा गया है। ठीक है, आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लिख लेना है इस बहुपद से a = कितना हो जाएगा x² में के पहले वाला यानी 1, b = कितना हो जाएगा 2, और c = कितना हो जाएगा 1। इतना होने के बाद आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब मान को बैठाइएगा, b का मान कितना है 2 यानी -2, और a का मान कितना है 1 यानी मिला के कितना है -2। ठीक है, अब होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। c का मान बैठाइए, कितना है c का मान 1, और a का मान कितना है 1, यानी सॉल्व करके क्या आएगा 1 आएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया -2, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया 1। अब इसको आपको अल्फा 1/α + 1/β का वैल्यू पूछा है। ठीक है, ये निकलेगा कैसे, तो देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा को डिवाइड कर देना है α/β से। आप डिवाइड करिए तो बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है -2, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है 1, है ना, इतना आया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इम्प्लाइज। अब क्या करना है ना, आपको अल्फा इंटू बीटा इस एक अल्फा के साथ और बीटा के साथ अलग अलग लिख देना है, यानी अल्फा इंटू बीटा दोनों के साथ ये बढ़ जाएगा, प्लस β/अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा। अब इसमें बराबर में क्या है -2 है। अब जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये अल्फा क्या हो जाएगा कट जाएगा, और ये बीटा और ये बीटा क्या होगा कटेगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा 1/β + 1/α बराबर -2, यानी हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा -2। चलिए तो हम लोग -2 पे टिक लगाते हैं, हो गया। हम लोग आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये -2 आएगा यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इस तरह आपको सॉल्व करके आंसर लाना है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है। इसमें आपसे पूछा क्या है, इसमें पूछा है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिए गए बहुपद के शून्यंकों की संख्या क्या होगा। तो x अक्ष को जितना बार ग्राफ काटेगा शून्यंकों की संख्या उतना ही होगा। तो आप देखिए ये 4 बार काटा है ना, ये कितना बार काटा है 4 बार। ठीक है, तो शून्यंकों की संख्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें आपको दिया गया है 2 इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, ये एक दूसरा इक्वेशन है, और इसमें कुछ कंडीशन है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। अगर तीनों बराबर हो तो क्या होता है उस केस में होता है अनेक हल। क्या होता है अनेक हल, इसका मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनेक हल होगा। जब तीनों कंडीशन बराबर हो तो हम लोग का क्या होता है अनेक हल होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका कंडीशन और भी होता है, आप देख लीजिएगा, इसका कंडीशन को याद करिएगा, इससे बहुत ही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसी में आपको लिखा हुआ मिल सकता है अनेक हल की जगह में अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, तो वो भी हम लोग का एक ही बात होता है, अपरिमित रूप से अलग अनेक हल हो चाहे अनेक हल हो, एक ही चीज़ है। ठीक है, चलिए तो ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है यदि रेखाएं 3x + 2ky = 2
और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 समांतर हैं, तो k का मान बताना है आपको, है ना। तो आपको याद होगा कि अगर समांतर रेखा बोल रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा किसके, b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा किसके, c1 बटा c2 के, है ना। तो हम लोग a1 बटा a2 और बराबर b1 बटा b2 इसको से सॉल्व कर लेंगे इससे, ठीक है। चलिए, तो a1 कितना हो गया, x का पहले वाला यानी 3 हो गया, बटा a2 कितना हो गया, दूसरा समीकरण का x का पहले वाला 2 बराबर b1 कितना हो गया 2k, ठीक है, समीकरण x यहाँ से आया ये 2k, ठीक है, और b2 कितना हो गया, दूसरा समीकरण y के पहले वाला यानी 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिए आंसर आ जाएगा। तो 5 को 3 से गुना करेंगे तो k 2k को 2 से गुना करेंगे, यानी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आ जाएगा, 4k इक्वल टू 15, ठीक है। तो k इक्वल टू कितना आ गया 15, अब बटा में क्या आ जाएगा 4, यानी 15 बटा 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में 15 बटा 4 आपको दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 15 बटा 4, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है के किस मान के लिए रेखा युग में, ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, असंगत है, ठीक है। आपको याद रखना है एक ही केस होता है कि असंगत वाला क्या होता है, जिसमें a1 बटा a2 तो बराबर होता है b1 बटा b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता है किसके, c1 बटा c2 के। अगर ऐसा कंडीशन हो तो उस क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। तो हम लोग इसमें वैल्यू बैठाएंगे और k का मान निकालेंगे। तो देखिए a1 कितना है, तो इक्वेशन फर्स्ट जो है ये वाला है, तो a1 का काम हो जाएगा 8 बटा a2 कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा k इक्वल टू b1 कितना हो जाएगा 5 और b2 कितना हो जाएगा 10। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 से 8 को गुना करेंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा 16, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 16। आपको ये इक्वेशन याद रखना है, ठीक है, ये इक्वेशन आपको याद रखना हर हाल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है समीकरण युग में 5x प्लस 3y बराबर 4 और 3x माइनस 2y बराबर 10 का हल क्या होगा, आपको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को आपको सॉल्व करिए। देखिए जो पहला इक्वेशन दिख रहा इसमें x के पहले 5 है और दूसरा इक्वेशन में x के पहले 3 है, इक्वल तो नहीं है ना। तो पहला इक्वेशन को आपको 3 से और दूसरा इक्वेशन को आपको 5 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो पहला इक्वेशन जो आपको दिख रहा हम इसको गुना करते हैं कितना से, 3 से, और दूसरा इक्वेशन को हम लोग कितना से गुना करेंगे, 5 से, ताकि x का पहले वाला इक्वल हो जाए, ठीक है। देखिए तो पहला इक्वेशन को हम लोग 3 से गुना करते हैं तो क्या आएगा, 5 तिया 15x प्लस 3 3 का 9y बराबर 3 4 12। दूसरा इक्वेशन जो है इसको हम लोग 5 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 5 को आपको करना है 10 से गुना, कितना आ जाएगा 50, ठीक है। अब इक्वेशन को आपको साइन को चेंज करना है, यहाँ माइनस करिए, यहाँ प्लस करिए और यहाँ माइनस, तो ये कट जाएगा, x वाला कटा, ये बच गया y वाला, तो कितना आ जाएगा y वाला 10 और 9 19, और इसको जब हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 38, लेकिन माइनस में आएगा, तो माइनस में कितना आ गया 38, तो 19 के पहाड़ा में 38 दो बार में कटा, यस कट गया, तो y बराबर कितना आ गया -2। अब देखिए y का मान निकल चुका है कितना -2, और एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें y बराबर -2 दे रखा है, तो आपको x का मान निकालना भी नहीं पड़ेगा, है ना। ऑप्शन नंबर इसका बी सही चला जाएगा, क्योंकि x का मान निकलेगा कैसे, तो y का जो मान आया है -2, आपको y का मान समीकरण 1 में आप बैठा दीजिए, समीकरण मतलब पहला इक्वेशन, पहला या दूसरा कहीं भी बैठा के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन y का मान -2 आएगा और -2 वाला ऑप्शन y का मान केवल ऑप्शन बी में है, इसीलिए बिना सॉल्व किए हुए आप ठीक लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है यदि x बराबर a और y बराबर b समीकरणों x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 है, 4 का हल है, तो x a और b का मान क्या होगा। तो आपको x और y का मान निकाल दीजिए, क्योंकि x का मान ही a का मान होगा और y का मान ही b का मान होगा, क्योंकि x a के बराबर है, y b के बराबर है, ठीक है। तो समीकरण को हमको लिखना है, तो समीकरण कितना दिया है, x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 2 और x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 4। इसको सॉल्व करेंगे तो y कट जाएगा प्लस माइनस में, यहाँ हो जाएगा 2x और इधर हो जाएगा आपका 2 और 4 6। अब 2 के टेबल में ये 6 कितना बार में कटेगा, 3 बार में, यानी x का मान कितना आ गया 3, और x का मान 3 है तो x का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी आप बैठा दीजिए, y का मान निकल जाएगा, है ना।
चलिए, तो y का मान निकालने के लिए हम समीकरण अगर मान लिया जाए इसमें बैठाते हैं x प्लस वाई में, तो x का मान 3 है, 3 उधर जाएगा तो y का मान 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, तो x का मान 3 और y का मान 1 आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना। यानी 3 और 1 को जोड़ के कितना आएगा? 4। तो ये इससे आ जाएगा जोड़ के 4, घटा के कितना आ जाएगा? 2। तो हम लोग का ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y बराबर 16 एवं 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल क्या होंगे। अब इसको फिर से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस समीकरण में देखिए जो पहला वाला है यहाँ y के पहले क्या है? 2, और दूसरा समीकरण जो है उसमें y के पहले -4 है। तो आपको समीकरण 1 जो है इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो y के पहले वाला वैल्यू इक्वल हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पहला समीकरण को, है ना। ये पहला समीकरण हो गया और ये क्या हो गया? दूसरा समीकरण हो गया। तो पहला समीकरण को हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10x प्लस 4y और यहाँ 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। और जो दूसरा समीकरण है उसको उतार दीजिए, 7x माइनस 4y बराबर 2। अब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये 4y प्लस में और 4y माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 17x। तो इधर कितना आ जाएगा? आपको प्लस करना है तो ये 34 हो जाएगा। तो 17 का पावर में 34 कितना बार में कटा? 2 बार में। तो x का मान कितना आ गया? 2। ठीक है, अब x का मान 2 आ गया, आपको y का मान निकालना है। ठीक है, तो आप समीकरण 1 में, आपका समीकरण 1 में x का मान बैठा दीजिए। तो समीकरण 1 में जब x का मान बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 से आएगा उधर बराबर के तो घटेगा, यानी 2y बराबर आ जाएगा आपका 6, क्योंकि 16 से 10 घटेगा तो कितना आएगा? 6। अब 2 के पार टेबल में 6 3 के बार में कट जाएगा, यानी y बराबर कितना आ गया? 3। तो x का मान आपके सामने कितना दिख रहा? 2, और y का मान कितना दिख रहा? 3। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में है जिसमें x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 दिया है? ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय समीकरण है। तो द्विघातीय समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें एक्स स्क्वायर हो, जिसमें एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यू हो और एक्स स्क्वायर हो तो वो द्विघातीय समीकरण नहीं कहलाएगा। तो केवल एक्स स्क्वायर होना ही चाहिए, एक्स क्यू रहे तो नहीं होगा। तो देखिए पहला जो है 1 नंबर, इसमें जब x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें भी आपका x गुना के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये द्विघातीय समीकरण नहीं है। ठीक है, बी नंबर में ये आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर एक स्क्वायर नहीं है, यानी इसमें स्क्वायर रहेगा, तो ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर बच रहा है ना। तो ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी में स्क्वायर नहीं आने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है द्विघातीय समीकरण के समान या पुनरावृत्ति मूल होने के लिए क्या शर्त है। देखिए समान मूल तभी होता है जब डी का मान 0 होता है। डी का मान क्या होता है? 0। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा। ठीक है, विविक्तर मतलब आपको डी का वैल्यू निकालना है। तो ए बराबर कितना दिया हुआ है? 1, बी बराबर कितना हो जाएगा? -5, और सी बराबर कितना हो जाएगा? 4। आपको विविक्तर का मतलब डी निकालना है। तो डी बराबर फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको वैल्यू बैठाना, बी कितना? -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और 4 ए का मान कितना है? 1, 4 इंटू 1, और सी का मान कितना है? 4। तो आप गुना कर लीजिए, 25 4 चक 16, यानी माइनस करके कितना आ जाना है इसको? 9, है ना। यानी विविक्तर यानी डी का मान कितना आ गया? 9 आ गया। तो आपको देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको 9 दिख रहा होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया, 9। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 17 नंबर को बनाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा है द्विघातीय समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1y3 इक्वल टू 0 का विविक्तर क्या होगा। फिर से आपको इसमें डी का वैल्यू पूछ दिया और निकालना है। तो देखिए ए बराबर कितना यहाँ मिल जाएगा, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं फिर से, और इसमें ए का वैल्यू लिखते हैं। तो ए बराबर हो गया 3, बी बराबर कितना हो जाएगा? तो बी का वैल्यू हो गया -2, और सी बराबर कितना हो जाएगा? 1/3। ठीक है, आपको डी का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो डी बराबर फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको वैल्यू बैठाना है, बी का वैल्यू कितना है? -2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4, उसके बाद -4, ए कितना है? 3, और सी कितना है? 1/3। 3 से 3 कट गया तो बचा कितना? 4 - 4 इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो आपको देखिए 0 आंसर आया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 0।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। आपको इस बार मूल निकालना है, ठीक है। तो आपको मूल निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और उसके लिए हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला को देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप डी का पहले वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पर ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 3, बी हो जाएगा -2 और सी हो जाएगा 1/3। इस हिसाब से पहले डी का वैल्यू निकालना है। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। तो अब इसमें देखिए b कितना है, तो b -2 है, तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, और यहाँ 4 हो गया। a का मान कितना है 3, और c का मान कितना है 1/3, ठीक है। यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा 0, यानी डी का मान 0 आया। अब डी का मान अगर 0 आ गया है तो आपको मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो x बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d बटा 2a, होता है ना। चलिए तो बताइए यहाँ पर ही b का मान कितना है, तो b का मान -2 है, तो माइनस फार्मूला का और -2 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी 2 हो गया, प्लस माइनस d का मान कितना हो जाएगा 0 बटा में कितना आ जाएगा 2a। a का मान कितना है, तो a का मान आपको दिख रहा होगा a, यानी 2a का मान 3 दिख रहा है ना, 3, ये हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/6, ठीक है। प्लस माइनस में तो आपको 2 बार लिखना है, और फिर 2/6 सॉल्व करके कितना आएगा, तो सॉल्व करके ये आ जाएगा 1/3, क्योंकि 2 के टेबल में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, और 1/3। तो 1/3 देखिए किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है यदि द्विघाती समीकरण kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूल समान कब होता है, जब d बराबर 0 होता है। जब d बराबर 0 हो जाए तो मूल समान होता है। d का फॉर्मूला आपको लिखना है b² माइनस 4ac बराबर 0। b कितना है, b का मान हो जाएगा x² के पहले वाला को a बोलते हैं और x के पहले वाला को b बोलते हैं, तो b हो जाएगा यहाँ 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, है ना। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस 4a कितना हो गया, a का मान यहाँ k लिखना है। अच्छा c कितना हो गया 1 बराबर कितना आया 0। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो k बराबर कितना आ जाएगा 16 उधर जाएगा माइनस में, यानी आपका -4 तो बचा, और यहाँ हो गया -16, तो माइनस से माइनस कटा, और 4 से ये 16 कट गया कितना बार में, 4 बार में। इसका मतलब k बराबर हम लोग बोल सकते हैं कितना है 4, के बराबर कितना है 4, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। इस तरह आपको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है द्विघाती समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 मूल ज्ञात करें, है ना। आपको फिर से मूल निकालना है इसका, ठीक है। तो मूल निकालने के लिए आप फैक्टर से भी मूल निकाल सकते हैं, या द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके भी मूल निकाल सकते हैं। तो हम लोग द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं डी का वैल्यू, तो डी बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। बताइए b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा x के पहले वाला यानी -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, -4 हुआ। a का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि x स्क्वायर के पहले कुछ नहीं मतलब 1 है, और c का वैल्यू हो जाएगा -10, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, 9 आया, माइनस 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 यहाँ प्लस हो गया 40, यानी मिला के कितना आ गया 49, ठीक है। ये 49 आ गया डी का वैल्यू। आपको ये डी का वैल्यू याद रखना है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, ये अभी मिट जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं, अब हम लोग निकालते हैं डी का वैल्यू हम लोग का कितना आया था 49। फॉर्मूला तो x, आपको x बराबर जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी ये निकलेगा। तो x बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d बटा में क्या हो जाएगा 2a। अब बताइए इक्वल टू -b, अच्छा b का वैल्यू -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी यहाँ क्या लिख सकते हैं 3, प्लस माइनस डी का मान कितना आया था 49, ठीक है। और 2a कितना है 1 है। अब देखिए यहाँ पर ये 3 रहा, प्लस माइनस 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7 बटा में कितना आएगा 2, ठीक है। हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो प्लस में आ जाएगा 7 3 10 बटा 2, माइनस में आ जाएगा। आपको जब घटाइएगा तो 3 से 7 को घटाएंगे हम लोग, है ना, तो माइनस, यानी आ जाएगा -4 बटा 2। अब इसको काटेंगे तो 2 के पहाड़ा में कटेगा 10 5 बार में, और 4 कटेगा 2 बार में, यानी -2, यानी हम लोग का आंसर आ गया 2 और 5 और -2, यानी 5 और -2, या 2 और -2 और 5, तो -2 5 हो या 5 -2 हो, आगे पीछे से कुछ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही हो जाएगा, -2 और 5, ठीक है। इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है
AP 3 1 -1 -3 डॉट 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 के लिए क्रमशः प्रथम पद A और सर्वंतर D निकालिए। तो प्रथम पद A क्या हो जाएगा 3, ठीक है, सर्वंतर D निकालना है, दूसरा माइनस पहला, आपको याद होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 1 है, पहला पद 3 है, दोनों को माइनस करेंगे -2, यानी 3 -2 आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसा ऑप्शन कहाँ है आपको दिख रहा है 3 -2, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 3 -2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है AP 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा। मान लेते हैं इसका nवां पद शून्य होगा, यानी AN बराबर क्या हो गया 0। AN का फॉर्मूला होता है A + n-1 ब्रैकेट में और D बराबर कितना आ गया 0। अब देखिए यहाँ पहला पद A को पहला पद बोलते हैं, पहला पद 21 हो गया, n तो निकालना है, n छोड़ दीजिए, -1 सर्वंतर आपको निकाल लेना है D कैसे निकलेगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है 18, पहला पद कितना है 21, घटा के क्या आएगा -3, यानी आपको D की जगह में क्या बैठा देना है -3 बराबर कितना है 0। अब सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो 21 है यहाँ, ठीक है, अब -3 से n को गुना करेंगे तो -3 -3n आएगा, -3 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस +3 होगा, बराबर कितना आया 0। 21 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा 24, तो 24 को बराबर का 0 की तरफ ले जाना है, तो कितना आ जाएगा -24, है ना, ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया कट गया। अच्छा 3 से 24 कितना बार में कटेगा 8 बार में, यानी इसमें टोटल कितना पद है 8 पद है। तो अब 8 पद नहीं है, आपको पूछा है कौन सा पद सुने, 8वां पद सुने हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 8वां पद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 को। तो क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है AP 7 है 13 है 19 है डॉट डॉट डॉट, ठीक है, उसके बाद 205 में कितने पद है, इस बार आपको n निकालना है। ठीक है, चलिए तो AN बराबर यहाँ कितना दे रखा है, लास्ट वाला पद कोई AN बोलते हैं या L बोलते हैं, इतना दे रखा है। n का फॉर्मूला होता है A + n-1 और D बराबर कितना हो जाएगा 205, ये दिया हुआ है। A कितना है 7 पहला पद, n आपसे पूछा गया है कितना पद है, n छोड़ दीजिए। अच्छा D कहाँ से निकलेगा सर्वंतर, तो D हम लोग निकाल लेते हैं। D बराबर क्या हो जाएगा दूसरा पद, यानी 13 घटाओ 7 कितना आ जाएगा घटा के 6, यानी यहाँ D का मान आपको 6 बैठाना है 205। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 6 से n को गुना करेंगे 6n - 6 बराबर 205। अब 7 और 6 को घटाएंगे 1 आएगा, यानी 6n 1 जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा 204। अब 6 के पारा में 204 को आप काटिए, तो n बराबर हम लोग के पास क्या आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 6 से कटेगा ना, हाँ 6 से कट जाएगा, कितना बार में 6 × 18 और गया 2 6 × 24 यानी 34 बार में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 34। इसमें कितना पद है आपको 34 पद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। ठीक है, तो 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का आपको योग निकालना है। तो आप पहले AP बना लीजिए 6 से विभाजित पदों का। तो AP बन जाएगा आपके पास AP = 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18, है ना, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये 40 पदों तक जाएगा। इसका मतलब A बराबर हो गया 6, ठीक है, सर्वंतर भी कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 12 से 6 को घटाना है, और n बराबर कितना आ जाएगा 40। आपको योग बोला है तो योग का फॉर्मूला लगाइए। तो योग का फॉर्मूला SN बराबर क्या होता है n/2 2a + n-1 और सर्वंतर D। ठीक है, अब हम लोग यहाँ मान बैठाएंगे, तो n का मान कितना आ जाएगा 40/2, 2 a का मान कितना है 6, n का मान कितना है 40, n का मान आप 40 रखिए -1, और D का मान कितना है 6। हम लोग अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, यहाँ तो 20 आ जाएगा, है ना, यहाँ आ जाएगा 6 दूनी 12 + 39 × 6, तो 39 आएगा गुना में 6, है ना। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 20 आया, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 39 को 6 से गुना करके 12 में जोड़ना है। तो हम लोग 39 को पहले 6 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, 39 और 6 को गुना करके कितना आएगा 9 × 6 = 54 का 4 हाथ में रहा 5, 6 × 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, यानी 234 में आपको 12 जोड़ देना है, और है ना, तो 12 आप जोड़ दीजिए, तो 12 जोड़ के यहाँ आ जाएगा आपका 2, कितना आ जाएगा 2 4 6, है ना, तो 2 4 6 यानी 246 को 20 से गुना करिए, तो 20 से गुना करके आएगा कितना, तो आपका 20 से गुना हो करके आ जाएगा 0। ठीक है, अब 6 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में रहा 1, यहाँ लिख देते हैं गुना करके, तो गुना करने पर आपका आएगा 0।
ठीक है। 6 दूनी 12 का 2 हाथ में रहा है 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और उसके बाद 2 दूनी 4, ठीक है। यानी आपका आ गया 4920। तो अब ऐसा ऑप्शन खोज लीजिए 4920 वाला, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4920। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आपको याद रखना है सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका तीनों भुजा बराबर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है कि ABC में यदि DE समांतर है BC तथा BD 7.2 सेंटीमीटर है, AE 1.8 सेंटीमीटर है, EC 5.4 सेंटीमीटर, AD निकालना है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा AD बटा ये जो AD है उसको बटा कर देना किसके साथ? DB के साथ, ठीक है, बराबर। उसके बाद बराबर में आपका क्या आ जाएगा? AE बटा में क्या आ जाएगा? EC, ठीक है। अब वैल्यू बैठाइए और AD का मान निकालिए। तो AD को हम लोग छोड़ देंगे। DB कितना दे रखा है? 7.2 बराबर AE कितना है? 1.8 बटा और EC कितना है? 5.4, ठीक है। तो देखिए पॉइंट वाला है तो कट जाएगा ये 18 कम 18, 18 तिया 54, ठीक है। ये पॉइंट से पॉइंट इधर वाला कट गया 3। अब 3 से इसको हम लोग काटेंगे, कितना बार में कट जाएगा? 3 दूनी 6, पॉइंट 3 4 12 यानी 2.4, यानी AD बराबर कितना आ जाएगा? AD बराबर आ जाएगा 2.4। अब देखिए AD बराबर कितना आ गया? 2.4। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में 2.4 है। ऑप्शन नंबर सी में है 2.4, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता की इस कटौती को किस नाम से जानते हैं? देखिए दोनों कोण बराबर होने पर हम लोग एंगल से नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि दो कोण बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वसमता कसौटी नहीं है, है ना। तो देखिए त्रिभुज की सर्वसमता कसौटी जो एंगल वाला ये नहीं हो सकता है ना। तो क्योंकि सर्वसमता एंगल से नहीं होता है, किससे किससे होता है? एक तो साइड से होता है, एंगल से होता है, साइड एंगल साइड से होता है, एक और होता है आपका जाके RHS, इससे भी सर्वसमता होता है ना, RHS से, ठीक है। RHS से भी होता है लेकिन एंगल से नहीं होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज निश्चित रूप से क्या होंगे? अगर समरूप त्रिभुज है क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है तो वो निश्चित रूप से सर्वागम होंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले समझने के लिए, तो हम लोग को समझने में क्या होगा? आसानी होगा। ये एक त्रिभुज हो गया, इसमें से बोल दिया है कौन सी क्या है? समकोण है। अब आप अपना मन से नाम दे दीजिए। चलिए यहाँ A दे दिए, यहाँ B दे दिए, ठीक है। और ये बोला है समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज? समद्विबाहु। तो हम लोग इसको बराबर कर देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है। इसका मतलब AC बराबर है किसके? BC के। अब ये समकोण है तो आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है? AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए AC का स्क्वायर और AC और BC आपस में क्या है? बराबर। तो BC की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? AC लिख सकते हैं। बराबर में क्या आ गया? 2AC स्क्वायर। तो बताइए AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है यदि त्रिभुज ABC में AB कितना है? 7 सेमी, AC कितना है? 25 सेमी और BC कितना है? 24 सेमी। तो कोण B का मान क्या होगा, है ना। आपको कोण B निकालना है। तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि AB का आपको स्क्वायर करना है सबसे पहले, ठीक है। तो AB कितना है? 7, तो 7 का भी स्क्वायर होगा, कितना आ जाएगा? 49, ठीक है। उसके बाद आपको AC का स्क्वायर निकालना है। तो AC का स्क्वायर करेंगे यानी 25 का स्क्वायर। बताइए 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 625। उसके बाद आपको BC का स्क्वायर निकालना है। तो BC कितना दिया है? 24, 24 का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा? 576। इसमें से
कोई भी सबसे दो को जो छोटा वाला वैल्यू है उसको जोड़ के अगर तीसरा के बराबर हो जाएगा तो वो समकोण त्रिभुज होता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो 49 है और जो 576 इसको जोड़िए, जोड़ के कितना आ जाएगा 625 के बराबर आ जाएगा, है ना। बात समझ में है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि जो AC है का स्क्वायर वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर है। यानी ऐसा है तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। इस हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पर देखिए B और B कॉमन है तो B हमेशा समकोण होगा, ये 90 डिग्री होगा। अगर यहाँ A और A कॉमन होता तो A 90 डिग्री होता, अगर इधर C और C रहता तो C 90 डिग्री होता, लेकिन यहाँ B है, B 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का हो गया ऑप्शन C। कितना डिग्री आएगा B 90 डिग्री, ये समकोण त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। एक वृत्त है तो इसका जो स्पर्श रेखा होगा वो कितने बिंदु पर स्पर्श करेगा, केवल एक बिंदु पर। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, एक बिंदु पर स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 को देखते हैं। देखिए 33 में लिखा है एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर और P की दूरी केंद्र से 17 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझना है। देखिए ये एक वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है, ये इसका केंद्र से त्रिज्या है, ये दूरी है। ठीक है, तो आपको बोला है P, आपको P ले लेना है। तो बोला एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु P है ना, इसको P मान लेते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 15 और केंद्र को O मान लेते हैं, ये दिया हुआ है 17। तो आपको ये त्रिज्या R पूछा है, इसको हम लोग Q मान लेते हैं। ठीक है, तो R निकालना है, ये समकोण त्रिभुज हो गया क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है ना। तो आपको R का मान निकालना है, यानी OQ का मान निकालना है। तो R का मान निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से लेना होगा। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, 17 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 25 का स्क्वायर करें, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225, है ना। अब इसको माइनस करिए तो माइनस करके कितना आएगा 9 से 5 गया 4 आएगा, है ना, और यहाँ 6 आएगा यानी 64। और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, यानी हम लोग का त्रिज्या कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि POQ 110 डिग्री है। तो इसको लोग एक चित्र बनाते हैं। ये एक वृत्त है, वृत्त पे ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, और ये क्या है इस दो पॉइंट पे जो है इसको नाम हम लोग देते हैं, ये T है बाहर वाला। ठीक है, ये क्या T मान लेते हैं, ये क्या है P बिंदु है और ये क्या है Q है। ठीक है, ये केंद्र है, ये केंद्र पे क्या होता है लंब होता है, यानी ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अब इसमें आपको क्लियर बोला हुआ है कि कौन POQ 110 डिग्री है। तो बताइए इसको O मान लेते हैं तो POQ ये कितना हो गया 110 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछा है PTQ यानी ये बोला है ना, तो आमने सामने का कोनों का योग कितना हो जाएगा 180। तो आपको यहाँ 110 दिया तो इधर कितना बचा 180 से आपको 110 को घटा देना है ना, कितना आ जाएगा 70 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर कौन बचा B बचा, यानी ऑप्शन B में कितना दिया है 70 डिग्री। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को। इसमें लिखा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा आपको भी बताएं कि एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या सही हो जाएगा A, एक बिंदुओं पर स्पर्श करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36 नंबर है। इसमें लिखा हुआ है 120 डिग्री केंद्र कोण और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही होता है θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। मान बैठाइए आंसर आएगा। थीटा का मान कितना है 120/360, पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान 7 दिया है यानी 7 का स्क्वायर 2 बार लिखेंगे। 0 से 0 कटा, ये 12 से कट जाएगा, 12 दिया 36 बार में, ये और ये कट गया, यानी ऊपर में बच गया 22 और 7। तो गुना करेंगे तो 22 को 7 से तो 154, नीचे बच गया क्या 3, यानी 154/3। तो 154/3 ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि दिया है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्या का जरूरत पड़ेगा, परिधि से हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। तो परिधि का मतलब क्या दिया है 2πr, यानी 2πr का मान कितना है 22। तो 2 का 2, r का मान कितना बैठाएंगे पता नहीं, पाई का मान 22/7, r का मान निकालना है 22। ठीक है, चलिए 22 से 22 कट गया, यानी r बराबर कितना आ जाएगा 7/2। आप ध्यान से देखिए r का मान कितना है 7/2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ साइड में लिख के रख लेते हैं, r बराबर कितना आ गया 7/2।
ठीक है। अब हम लोग को पूछा है वृत्त का चतुर्थांश। तो वृत्त का चतुर्थांश का फॉर्मूला होता है 1/4, कितना होता है 1/4 और पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 रहा, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर कितना हम लोग निकाल रहे थे, हम लोग आर निकाल रहे थे 7/2, यानी स्क्वायर है तो 7/2 आपको लिख लेना है 2 बार, 7/2। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया है ना, 2 के पारा में 22 कटेगा कितना बार में 11 बार में। तो देखिए ध्यान से ऊपर में 11 गुना 7 बचा है यानी 77, ठीक है। नीचे कितना हो गया, ये 4 बचा है, ये 2 बचा है, तो कितना हो गया 8, ठीक है। 77/8 आप इसको डिवाइड करिए, भागा करिए, भागा करके क्या आ जाएगा, तो हम लोग भागा करके देख लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 8 बार में 8 9 72, ठीक है। 72 यानी 5 बचा, पॉइंट दे के 0 50, ठीक है। तो 8 6 48 यानी 9.6 से कुछ मिलता जुलता ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में ये वाला पूरा भागा करिएगा तो आपका आ जाएगा 9.625, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को। इसमें लिखा है अर्धवृत्त पर बना कोण होता है। तो आपको याद रखना है अर्धवृत्त माने ये ही, अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा कितना होता है, समकोण होता है। क्या होता है, हमेशा समकोण। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है यदि 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या होता है लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, समझिए। ये एक वृत्त है, ठीक है, ये एक त्रिज्या है, ये जो रेखा है तो ये वाला जो पोर्शन बचा इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, बाकी जो उधर बचा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। बाकी मतलब आपको ये वाला ठो, ये जो, एक मिनट, ये वाला, ये जो हरा वाला ग्रीन वाला है ये पूरा क्या हो गया हम लोग का लघु दीर्घ, ठीक है। तो आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, हम लोग को दीर्घ को निकालना है, ठीक है। तो देखिए लघु का कितना दिया है 12, तो आप ऐसा करिए कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के छोटा वाला से घटा दीजिए यानी लघु से घटा दीजिए। तो पूरा वृत्तखंड का जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना है 22/7 लिखना है, आर कितना दिया हुआ है 7 यानी 7 गुना 7, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 154। अब इसमें से 12 को माइनस कर लेना है, कितना को 12 को, तो आएगा कितना 142। तो 142 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है बी नंबर में, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्या करना था आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था और 12 घटा देना था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 को जो आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, ठीक है। तो इसका आपका फॉर्मूला बनेगा θ/360 गुना टू पाई आर, क्या बनेगा 2 पाई आर, ठीक है। तो आप वैल्यू बैठाइए, थीटा का मान कितना दे रखा है 60, 360, पाई का मान 22/7, अच्छा 2 छूट रहा है ना, तो ऐसा करिए यहाँ 2 लिख दीजिए, और आर कितना दिया हुआ 21, सॉल्व करेंगे हम लोग, 0 से 0 कटा, 6 से कटेगा 36 6 बार में, है ना। चलिए तो 2 से आप काटिए इसको 3 बार में, 3 से कट जाएगा ये 7 बार में, 7 और 7 कट गया यानी बचा कितना 22, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया 22, ठीक है। चलिए तो हम लोग का इस प्रकार सेट 2 भी कंप्लीट हो जाता है। सेट 1 भी पहले ही हम वीडियो बना के डाले थे, आप देख लीजिएगा उसको। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि सॉल्व कर रहे हैं सारे सवाल को, ठीक है। चलिए तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत काम का वीडियो मिलते रहेगा इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेट को सॉल्व करेंगे, तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।